अध्याय 2 सौंदर्य बुजुर्ग। MGA अध्याय 2 ब्यूटी एल्डर। चू फेंग असल में चू परिवार से नहीं था। वह चू परिवार में 5वें सबसे बड़े चू युआन का गोद लिया हुआ बेटा था। इस कारण चू फेंग को छोटी सी उम्र में ही किनारे कर दिया गया और अपमानित होना पड़ा। अगर चू युआन की सुरक्षा न होती तो उसे पहले ही चू परिवार से बाहर निकाल दिया गया होता। इस कारण चू फेंग चू युआन के प्रति बहुत आभारी था और उसने चू युआन का गौरव बनने और कुछ सम्मान वापस जीतने की कसम खाई। 5 साल पहले चू फेंग ठीक 10 साल का था और यह मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने के लिए सबसे अच्छी उम्र थी। उस समय उनसे प्रशिक्षण को लेकर काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि खुद को साबित करने का समय आ गया है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 1 महीने के लिए एज़्योर ड्रैगन स्कूल में प्रवेश करने के बाद बिजली उसके शरीर से टकराएगी और उसके डेंटियन में प्रवेश करेगी। पहले तो चू फेंग ने सोचा कि यह अच्छी किस्मत है, क्योंकि जब उसने प्रशिक्षण शुरू किया तो उसके सुधार की गति आश्चर्यजनक थी। 2 महीने में ही वह आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। वह गति पूरी तरह से असामान्य थी और इस वजह से चू फेंग ने इसे किसी को बताने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपनी ताकत छुपाई और प्रशिक्षण जारी रखा। लेकिन यह अच्छा दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला। जैसे ही चू फेंग ने सोचा कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया है, उसके शरीर में परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के कारण उसकी साधना रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी तथा उसे जीवन भर की सबसे भयानक प्रतिभा का तमगा दिया गया। बद्स। उस समय चू फेंग के हाथों में संत आत्मा घास को उसके दांतेन द्वारा परिष्कृत और अवशोषित किया जा रहा था। उसकी शोधन गति बहुत तेज थी और यह सामान्य बुद्धि से परे थी। आमतौर पर चू फेंग की ताकत के साथ संत आत्मा घास को परिष्कृत करने में कम से कम 1 महीने का समय लगता था। हालांकि अब इसे देखने पर यह कुछ ही समय में आधा परिष्कृत हो चुका था और चू फेंग का डेंटियन, जो कभी न खत्म होने वाली गुफा की तरह लग रहा था, उसमें भी भरा हुआ होने का एहसास था। बीज अचानक चू फेंग के हाथ पर प्रकाश तैर गया और संत आत्मा घास का दूसरा आधा हिस्सा तुरंत गायब हो गया। इसके अलावा उसी समय चू फेंग के डेंटियन में सब कुछ बदल गया। 9 बिजली के जानवर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह तेजी से आगे बढ़ रहा था और यह वास्तव में संघनित हो रहा था। अंत में यह एक गोली जैसी वस्तु में बदल गया। गोली के बनने के बाद उसमें से अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, जैसे ज्वार चू फेंग के शरीर को धो रहा हो। बहुत जल्द यह उसके पूरे शरीर में फैल गई। चू फेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनमें बिजली के निशान थे। उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय भाव था। मैं सफल हुआ। 5 साल बाद मैं आखिरकार सफल हुआ। चू फेंग अतुलनीय रूप से खुश था। वह बिस्तर से नीचे कूद गया और जैसे जैसे वह घूमता रहा, उसने अपने शरीर को नाप लिया। मार्शल साधना की यात्रा में ज्ञात क्षेत्र निम्नलिखित थे: आत्मा, मूल, गहन और स्वर्ग। ये 4 बड़े क्षेत्र थे और हर क्षेत्र 9 स्तरों में विभाजित था। आत्मिक क्षेत्र का प्रथम स्तर। इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक शरीर को विशेष विधियों से प्रशिक्षित करना और शक्ति बढ़ाना था। लेकिन आत्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करने के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। केवल वे लोग ही जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने डेंटियन में सफलतापूर्वक संघनित कर लेते हैं, वे ही मार्शल साधना में अपना मार्ग सही मायने में शुरू कर सकते हैं। चू फेंग का शरीर बदल गया और इसने उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करने में असमर्थ बना दिया। उसके डेंटियन में दिव्य बिजली 9 भूखे जंगली जानवरों की तरह थी। चू फेंग द्वारा संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा उस दिव्य बिजली द्वारा निगल ली जाती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता चला कि दिव्य बिजली ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लिया था, लेकिन इसकी एक सीमा थी।
जब तक वह अपने डेंटियन को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, वह एक दिन उसे भर सकता है। और आज अंततः वह सफल हो गया। यह वास्तव में एक मजबूत भावना है। आध्यात्मिक ऊर्जा की अनंत मात्रा मेरे शरीर में उमड़ रही है, मानो वह मेरे शरीर को भेदकर बाहर निकल जाएगी। चू फेंग के लिए यह एहसास अकल्पनीय था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि दिव्य बिजली सीधे एक गोली में संघनित हो जाएगी और डेंटियन में जगह ले लेगी। दिव्य बिजली जो आध्यात्मिक ऊर्जा दे रही थी वह बहुत सघन थी और यह कल्पना से परे थी। वह जानता था कि 5 साल की लगातार साधना के बाद भी वह इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित नहीं कर सकता। ऐसा करने का कारण था दिव्य बिजली। बड्स लेकिन ठीक उसी समय चू फेंग का शरीर अचानक अकड़ गया और उसकी अभिव्यक्ति भी काफी बदल गई। दिव्य बिजली बदल रही थी। उसकी शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ गई और वह अचानक फिर से टूट गया और आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर कदम रखा। क्या कठिन समय खत्म हो गया है और अच्छा समय आ गया है? चू फेंग ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में मौजूद विस्फोटक शक्ति उसके 5 साल के कष्ट के लायक थी। अचानक लगातार 2 स्तरों को तोड़ते हुए मजबूत बनने की अस्पष्ट विधि अंततः वापस आ गई। उसने आंतरिक प्रांगण की दिशा की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बुदबुदाया, चू ज़ेन, मैं तुम्हारी संत आत्मा घास ले जाऊंगा। एज़्योर ड्रैगन स्कूल में शिष्यों की भर्ती वर्ष में केवल एक बार होती थी और हर बार यह 10 दिनों तक चलती थी। 10 दिन बाद वार्षिक आंतरिक शिष्य परीक्षा शुरू होगी। इस बार चू फेंग जो 5 साल से चुप था, वह भी भाग लेगा। परीक्षा स्थल एक विशाल भूमिगत महल था। भूमिगत महल के मुख्य हॉल में लोगों की संख्या समुद्र और पहाड़ों जितनी थी और संभवतः 10,000 से ज्यादा लोग थे। वहां उपस्थित अधिकांश लोग आत्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे, क्योंकि सभी जानते थे कि आंतरिक शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम तीसरे स्तर पर होना आवश्यक है। हालांकि दूसरे स्तर पर भी शिष्यों का एक छोटा सा हिस्सा था और वे उलझन के बीच इसे पास करने की कोशिश करना चाहते थे। हर साल ऐसे लोग होते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर असफल हो जाते थे। हालांकि ध्यान देने लायक बात यह थी कि वहां चौथे स्तर के कुछ लोग भी थे। वे औसत दर्जे के लोग नहीं थे जो धीमी गति से प्रशिक्षण लेते थे, बल्कि उनमें से कुछ तो प्रतिभाशाली भी थे। उन्होंने जानबूझकर आंतरिक शिष्य परीक्षा में भाग लेने से पहले आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर तक इंतजार किया। कारण? इनाम के लिए। जब कोई तीसरे स्तर पर पहुंच जाता था, तो वह मार्शल कौशल का प्रशिक्षण शुरू कर सकता था। मार्शल कौशल बहुत शक्तिशाली आक्रमणकारी तरीके थे। वे न केवल पूरी ताकत का प्रदर्शन कर सकते थे, बल्कि वे लोगों को उनके शरीर की सीमाओं से परे शक्ति भी प्रदान कर सकते थे। इस कारण से युद्ध कौशल बहुत कीमती थे और यहां तक कि पीढ़ियों से चले आ रहे अमीर और शक्तिशाली परिवारों के पास भी ये कौशल नहीं थे। यही कारण था कि सभी प्रकार के परिवारों को अपनी युवा पीढ़ियों को साधना के लिए विभिन्न विद्यालयों में भेजना पड़ता था। प्रत्येक स्कूल में बड़ी मात्रा में मार्शल कौशल थे और एज़्योर ड्रैगन स्कूल के भीतर, जब तक आप एक आंतरिक कोर्ट शिष्य बन जाते हैं, आप मार्शल कौशल विकसित करना शुरू कर सकते हैं। युद्ध कौशल को भी श्रेणियों में विभाजित किया गया था तथा सबसे कमजोर से लेकर सबसे मजबूत तक 9 श्रेणियां थीं। आंतरिक प्रांगण में सर्वोत्तम मार्शल कौशल पुस्तक केवल रैंक 3 की थी, लेकिन वार्षिक आंतरिक शिष्य परीक्षा में इसे पास करने वाले पहले व्यक्ति को रैंक 4 मार्शल कौशल पुस्तक मिलेगी। यही कारण था कि वे लोग बाहरी कोर्ट में प्रशिक्षण लेना पसंद करते थे और आंतरिक कोर्ट में प्रवेश नहीं करते थे। यह रैंक 4 मार्शल स्किल बुक के लिए था। देखो, क्या यह यांगतियान यू नहीं है? वाह, यह वास्तव में वही है। वह 13 साल की उम्र में ही स्पिरिट रैंक के चौथे स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि इस परीक्षा में पहला स्थान उसी का होगा।
लोगों के इस सागर में एक युवक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह एक लड़का था। बाहरी प्रांगण में हजारों की संख्या में शिष्य थे और उनमें से अधिकांश अज्ञात व्यक्ति थे। हालांकि जिन मुख्य पात्रों पर लोगों का ध्यान गया वे अधिकतर प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से यह यांग तियान यू भी एक था। ऐसा नहीं हो सकता। यांग तियान यू में चाहे जितनी भी योग्यता क्यों न हो, वह आखिरकार एक बच्चा ही है। उसके लिए प्रथम आना बहुत मुश्किल होगा। एज्योर ड्रैगन स्कूल में कई अज्ञात प्रतिभाएं हैं और कभी-कभी प्रतिभाशाली लोग औसत दर्जे के लोगों को हरा नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए, वह डुआन युक्सवान, बाहरी दरबार के एक अन्य शिष्य ने अपनी उंगलियों से एक ठंडे युवक की ओर इशारा किया। उस व्यक्ति का नाम डुआन युक्सवान था। वह 6 साल से एज्योर ड्रैगन स्कूल में है और वह भी मूल रूप से एक अज्ञात व्यक्ति था। लेकिन कुछ महीने पहले उसने अप्रत्याशित रूप से एक आंतरिक शिष्य को हरा दिया जो आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। इस वजह से उसका नाम व्यापक हो गया और वह बाहरी दरबार का केंद्र बिंदु बन गया। शांत रहो। अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। स्रोत को देखते हुए हर कोई बिना कुछ सोचे समझे देखता रह गया। उन्होंने हॉल में ऊंचे मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा छायाएं देखी। उनमें से ज्यादातर बूढ़े लोग थे और वे बाहरी दरबार के बुजुर्ग थे। लेकिन नेता न सिर्फ जवान थी, बल्कि एक खूबसूरत महिला भी थी। महिला ने लाल रंग की स्किन-टाइट ड्रेस पहनी हुई थी और यह उसके आकर्षक कर्व्स को उभार रही थी। खास तौर पर ड्रेस के नीचे 2 सीधी, बर्फ सी सफेद टांगें थीं और यह कहा जा सकता था कि वे परफेक्ट थीं। उसका शरीर तो आकर्षक था ही, उसका रूप भी बहुत प्यारा था। गोल आंखें, लाल होंठ और अंडाकार चेहरा, बिल्कुल लोमड़ी के चेहरे जैसा। वह एज्योर ड्रैगन स्कूल की प्रसिद्ध सुंदरी सुरौ थी। सुरौ एक उच्च कोटि की पात्र थी। उसने 10 वर्ष की आयु में एज्योर ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया, 12 वर्ष की आयु में आंतरिक न्यायालय में प्रवेश किया और 15 वर्ष की आयु में एक मुख्य शिष्य बन गई। लेकिन जैसे ही सभी आशावादी थे और सोच रहे थे कि वह एज्योर ड्रैगन स्कूल की एक शिष्या बनेगी, वह अचानक एक एल्डर बन गई। इस परिवर्तन के बारे में किसी को भी अंदरूनी जानकारी नहीं थी और आज तक यह रहस्य ही बना हुआ था तथा लोग इस पर उत्साहपूर्वक चर्चा करते थे। वाह, यह सुरौ है। क्या वह भीतरी प्रांगण में एक बुजुर्ग नहीं थी? वह बाहरी प्रांगण में क्यों आई? सुरौ के प्रकट होते ही सभी पुरुष शिष्यों ने अपना मुंह खोल दिया और कुछ के मुंह से लार भी टपकने लगी। बाहरी दरबार के शिष्य बहुत युवा थे। उनमें से ज्यादातर किशोर थे और कुछ तो बच्चे भी थे। उनकी उम्र में सुरौ जैसी परिपक्व महिला उनके लिए सबसे ज्यादा आकर्षक थी। सुरौ में बड़ों वाली शान नहीं थी। वह भीड़ की तरफ आकर्षक ढंग से मुस्कुराई और धीरे से बोली, परीक्षा के नियम बहुत सरल हैं। मेरे पीछे वाले गेट से प्रवेश करो और दूसरे गेट से बाहर आओ। इसके साथ ही तुम परीक्षा पास कर लोगे। सिर्फ फर्क इतना है कि जो व्यक्ति सबसे पहले पास होगा उसे रैंक 4 स्किल बुक मिलेगी। यह आपको इनर कोर्ट में भी नहीं मिल सकती। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो व्यक्ति इस वर्ष प्रथम आएगा उसे एक और विशेष पुरस्कार मिलेगा। किसी के दृष्टिकोण के आधार पर यह पुरस्कार पिछले वाले से भी अधिक कीमती हो सकता है। यह कहने के बाद सुरौ ने जानबूझकर स्वर को लंबा कर दिया। पूरे हॉल में मनमोहक वातावरण भर गया।